सभी को नमस्कार। परमाणु और अणु अपना टॉपिक चल रहा था और इससे पहले अपनों ने परमाणु मॉडल पढ़ रहे थे जिसमें जे थॉमसन, रदरफोर्ड और लास्ट टाइम अपनों ने पढ़ा था बोर परमाणु मॉडल। और इसमें लास्ट टाइम अपनों ने ज्ञात किया था बोर त्रिज्या और इस पे आधारित अपनों ने न्यूमेरिकल भी किया था जिसमें बताना था कि हीलियम की तीसरी कक्षा की बोर त्रिज्या क्या होगी। अब आगे बढ़ते अपने, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके, ठीक है। और शेयर भी जरूर करें, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर भी जरूर करें। अब बढ़ते हैं अपने आगे। तो इसमें एक क्वेश्चन की बात करें, जैसे यहाँ पे अपने को बोर त्रिज्या तो पता है, तो इस पे अपने को फॉर्मूला ही ध्यान रखना है जो अपने पास R = 0.529 इंटू एन स्क्वायर बटा जेड एमस्ट्रॉम, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले, क्वेश्चन है यहाँ पे कि बोर की पांचवी कक्षा का कोणीय संवेग क्या होगा, ठीक है। ये अपने से पूछ रहे, क्योंकि अपने को पता है कि अपनों ने कोणीय संवेग पढ़ा था जिसमें अपनों ने बात करते हैं कि जो कोणीय संवेग है NH/2π उसके पूर्ण गुणज होता है, तभी वो इलेक्ट्रॉन क्या लगाएगा, अपनी कक्षा में चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पे जो कोणीय संवेग है इसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है अपने पास, अपने को पता है कोणीय संवेग किसके पूर्ण गुणज होता है NH/2π के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन सी कक्षा है, पांचवी, यानी n का जो मान है वो कितना है यहाँ पे 5। तो यहाँ पे n का मान नहीं रखना अपने को, कितना है यहाँ पे 5H/2π, ठीक है। अब यहाँ पे 5/2 कितना हो गया 2.5, तो यहाँ से अपने लिख सकते हैं 2.5H/π, ठीक है। यही अपना क्या होगा यहाँ पे आंसर है। कोणीय संवेग अपने को वो नहीं लिखना है MVR, ठीक है। ये मतलब अपना जो कक्षा से रिलेटेड जो अपने पास फॉर्मूला बनेगा वो कौन सा बनेगा NH/2π, ठीक है। अब अपने बात करें उसके बाद बोर ने मतलब जो परमाणु मॉडल दिया था उसमें गलतियां क्या थी, तो इसमें बात करते हैं कमियों की। देखो बोर ने क्या किया, जो परमाणु मॉडल दिया उसमें क्या किया उन्होंने, केवल एक इलेक्ट्रॉन तंत्र पर लागू हो वही इन्होंने क्या दिया, परमाणु मॉडल, ठीक है। जैसे कि इस पे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम, बेरिलियम और एक्सेट्रा, यानी ये अपने को ध्यान रखना है। यानी ये लागू किस पे नहीं होता, ये बहु इलेक्ट्रॉनिक तंत्र पर लागू नहीं होता, यानी किस पे लागू होता है, ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन तंत्र पर लागू होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें, इन्होंने ये न तो अणु के बारे में बता पाए न यौगिक के निर्माण के बारे में बता पाए। यानी इनकी इनसे व्याख्या नहीं हुई, ठीक है। और तीसरा अपने बात करें जिमान प्रभाव और एक होता है कौन सा, स्टार्क प्रभाव, ठीक है। अब देखो अपने पास अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन का एक तो अवशोषण होता है, ठीक है, जिसमें अपने पास क्या होता है ऊर्जा मिल जाती है, तो वो क्या करता है, और अगर उसको ऊर्जा नहीं मिलती है तब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है केवल एक तंत्र पर ही लागू होता है। इसमें क्या था कि जो नाभिक होता है और इसके बाहर ये कक्षा है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि जो अगर इसको ऊर्जा मिल जाती है, ठीक है, यानी ऊर्जा का अवशोषण करता है, तो अपने को पता है निम्न स्तर से कहाँ जाता है, उस स्तर में जाता है, ठीक है। तो इसी को आगे इस पे बात करने के लिए कौन सा प्रभाव है, जिमान प्रभाव, स्टार्क प्रभाव, ठीक है। अब जिमान प्रभाव क्या होता है, तो जिमान प्रभाव की बात करें तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पे बात की, लेकिन इन्होंने अध्ययन किस पे किया, चुंबकीय क्षेत्र में अध्ययन किया। इलेक्ट्रॉन का जो अध्ययन किया कहाँ किया, चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम में रेखाओं का विपाटन, वो क्या कहलाएगा, जिमान प्रभाव। विपाटन का मतलब होता है फैल जाना, ठीक है।
अब चुंबकीय क्षेत्र में देखो स्पेक्ट्रम में रेखाएं क्या होती है, जैसे मान लो अब मैंने बताया यहाँ पे ऊर्जा मिली है इलेक्ट्रॉन को, तो ये यहाँ से मतलब एनर्जी मिलती है, ये कहाँ चला जाएगा उस स्तर में, तो उसके साथ जो उत्पन्न रेखाएं होती है, यानी इसके साथ जो उत्पन्न रेखाएं होती है उनको ही क्या बोलते हैं अपने स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो उनको ही क्या बोलते हैं अपने स्पेक्ट्रम, और उन्हीं का ही फैलाव क्या कहलाता है यहाँ पे जिमान प्रभाव। तो ये अपने को ध्यान रखना है जिमान प्रभाव क्या होता है। उसके बाद आता है स्टार्क प्रभाव। स्टार्क प्रभाव क्या होता है, इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र में अध्ययन किया, इन्होंने जो अध्ययन किया वो कहाँ पे किया, विद्युत क्षेत्र में। तो अपने लिखते हैं विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन। ठीक है, तो बोर इनकी भी व्याख्या नहीं कर पाया कि चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम में रेखाओं का विपाटन कैसे होता है और विद्युत क्षेत्र में कैसे होता है। ठीक है, इनकी भी व्याख्या ये कर नहीं पाया, तो ये तो कमियां थी जो अपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें अपने, इसमें जैसे एक वर्ड आ रहा है विद्युत और एक आ रहा है चुंबक, तो इससे जुड़ी जो बातें हैं वो भी अपने कर लेते हैं। तो जैसे अपने बात करें वैद्युत, वैद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन। तो इसमें क्या होता है, जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होते हैं इसमें एक आवेशित पिंड होता है, आवेशित पिंड, और इस पे क्या किया जाता है, इस पे एक गति की जाती है। ठीक है, गति कराई जाती है जिसमें एकांतर क्रम में क्या हो जाते हैं आपके पास विद्युत और चुंबकीय क्या बन जाती है, रेखाएं बन जाती है। ठीक है, यानी इस पे एक त्वरित गति कराई जाती है और इसी से जो एकांतर क्रम है, एकांतर क्रम, एकांतर क्रम में क्या उत्पन्न होता है यहाँ पे, एक तो विद्युत क्षेत्र और एक क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर आपसे पूछ ले ये विद्युत चुंबकीय विकिरण ये जो सिद्धांत है ये दिया किसने, तो किसने दिया, मैक्स प्लांक ने। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मान लो ये विद्युत क्षेत्र है और इसी के साथ कौन सा आ गया यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ऐसे, तो ये कौन सा क्रम हो गया, एकांतर क्रम। ये जो देखो ये एकांतर क्रम। ठीक है, तो कोई भी आवेशित पिंड है उसको त्वरित गति प्रदान की जाए तो एकांतर क्रम में विद्युत क्षेत्र और कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इसको अपने डायग्राम से समझे। तो यहाँ पे अपने बात करें तो ये मान लेते हैं अपने पास विद्युत क्षेत्र का घटक है और ये अपने पास चुंबकीय क्षेत्र का घटक। ठीक है, उसके बाद बात करें, उसके बाद मान लेते हैं ये अपने पास कौन सा क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और इसी तरह एक विद्युत क्षेत्र का बना देते अपने। ठीक है, अब इसमें जो रेखाएं होगी कौन सी होगी, इसके एक दूसरे के लंबवत, जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इनकी जो रेखाएं होती है एक दूसरे की क्या होती है, लंबवत। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया अपने पास कौन सा, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का घटक। और दूसरा अपने पास बात करें तो दूसरा कौन सा अपने पास, चुंबकीय क्षेत्र का घटक, चुंबकीय क्षेत्र का घटक। ठीक है, और इसमें जो आपको पास ये दिखाई दे रहा है ये कौन सा है अपने पास, ये चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और जो ऊपर वाला कौन सा क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र। तो इसमें से क्वेश्चन यही बनता है ये दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत। ठीक है, यानी ये है आपके पास विद्युत क्षेत्र, लंबवत, और किस क्रम में होते हैं, एकांतर क्रम में। ये भी अपन ने बात की थी, किस क्रम में होती है, एकांतर क्रम में। तो बस यहाँ से दो क्वेश्चन अपने को बनता है, ये डायग्राम किस प्रकार बनता है तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है,
उसके बाद बात करें कि जो आपके पास ये विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं ये किसके रूप में संचरण करती है, तो ध्यान रखना ये करती है निर्वात में। ठीक है, तो अपने बात करें अगले कि आपके पास जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ये कहाँ गमन करती है, यानी कहाँ संचरण करती है, निर्वात में। निर्वात में, और निर्वात में कौन कौन सी जगह है, जैसे एक तो हो गया एक्सरे, और एक तो हो गया यूवी अल्ट्रावायलेट, और किस में बात करें आईआर इंफ्रारेड, और प्रकाश विकिरण हो गया, प्रकाश विकिरण विकिरण, और कौन सा जगह रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, और लास्ट है अपने पास कौन सा माइक्रो तरंग। ये तो की विद्युत चुंबकीय तरंगें यानी निर्वात में संचरण करती है। ठीक है, और एक तरंग क्या आती है, कौन सी, यांत्रिक तरंग, यानी जो निर्वात में गमन नहीं करती, और विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में गमन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बात करें, यानी ये क्या होते हैं, जो अपने ध्वनि तरंगे होते हैं उनसे क्या होती है, ये भिन्न होती है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें अपने कि इसमें आपके पास कौन कौन से और फैक्टर बनेंगे, एक तो होता है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अपने तरंग दैर्ध्य। जिसको क्या बोलते हैं अपने वेवलेंथ। अब इसको अपने किससे शो करते हैं, इसे शो करते हैं लैम्डा से। तरंग दैर्ध्य को किससे शो करते हैं, लैम्डा से। उसके बाद बात करें इसका एसआई मात्रक। एसआई जो मात्रक है वो क्या है इसका, मीटर। ठीक है, अगर आपसे छोटा मात्रक पूछे, छोटा मात्रक, तो क्या बताओगे, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बात करें तरंग दैर्ध्य होता क्या है, जैसे मान लो कोई तरंग है और इस तरंग में क्या है कि जो भी आपके पास ठीक है, तो किसी तरंग के दो क्रमागत और इनके बीच में जो सुरंग और गर्त के मध्य की दूरी है उसको क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य। कैसे, ये जो आपके पास ऊपर दिखाई दे रहा है यानी इसको बोलते हैं अपने क्या, उच्चिष्ट, या इसको क्या बोलते हैं, सुरंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, उच्चिष्ट। इसी तरह बात करें जो आपके पास ये नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं निम्निष्ठ, या इसको क्या बोलते हैं, गर्त। ठीक है, तो ध्यान रखना कि किसी तरंग के दो क्रमागत सुरंग या गर्त के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, कैसे, जैसे ये भी सुरंग है, उसी तरह बात करें तो ये भी क्या है, गर्त है। ठीक है, अब यहां से यहां तक जो आपके पास सुरंग है इन दोनों के बीच की दूरी वो क्या कहलाएगी, लैम्डा। ठीक है, इसी तरह गर्त के मध्य की दूरी ये भी क्या कहलाएगी, लैम्डा। ठीक है, तो दो क्रमागत सुरंग या दो क्रमागत गर्त के मध्य की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, तरंग दैर्ध्य, और इसको शो किससे करते हैं, लैम्डा से। उसके बाद बात करें अपने आयाम, एप्टीट्यूड के बारे में। आयाम जिसको क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड। ठीक है, तो आयाम को किससे शो करते हैं, तो ध्यान रखना किससे शो करते हैं, ए से। और इसका मात्रक पूछे तो कौन क्या होता है, इसका मात्रक मीटर। तो इसमें भी कोई तरंग है और इसमें जो सुरंग और गर्त की जो हाइट है, ठीक है, जैसे ये सुरंग है और ये क्या है, गर्त, ये भी सुरंग है और ये क्या है, गर्त, तो ये जो हाइट दिख रही है आपको इसी को ही क्या बोला जाता है, आयाम। ठीक है, यानी जितनी हाइट तक ये रहता है अपने पास वही क्या कहलाता है, आयाम। और यहाँ पे बात करें तो ये भी क्या है आपके पास, आयाम। तो इसमें अपने कैसे बोल सकते हैं कि जो संचरण रेखा है, जो आपके पास तरंग है, संचरण रेखा के लंबवत अधिकतम ऊंचाई या गहराई। ठीक है, ये तो होगी ऊंचाई और इसको क्या बोल सकते हैं अपने, गहराई। गहराई क्या कहलाता है, आयाम। आयाम कहलाती है। ठीक है, तो या तो ये ऊंचाई
और ये गहराई, इनको ही क्या बोलते हैं, आयाम। तो ये तो बात होगी किसकी, आयाम की, यानी एम्पलीट्यूड की। उसके बाद बात करते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो पहले डायग्राम से समझते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो ये तरंग है, ये यहाँ से जा रही है, ठीक है, और इसी तरह दूसरी तरंग मान लेते अपने, इसी तरह तीसरी तरंग मान लेते अपने, इसी तरह, यानी बहुत सी तरंगें यहाँ से निकल के जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है कि जो आपके पास ये बिंदु है, यानी अपने बोल सकते हैं हम कि एकांक समय में निश्चित बिंदु से गुजरने वाली जो तरंगों की संख्या है वही क्या कहलाएगी, इसमें आवृत्ति। ठीक है, यानी एकांक समय में जितनी आपके पास यहाँ से तरंगों की संख्या गुजरती है वो क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। इसीलिए जो आवृत्ति है वो क्या होती है, 1/समय। ठीक है, जितने समय में बात करें यानी एकांक समय में, तो इसका आवृत्ति को किससे शो करते हैं, म्यू से, और 1/t। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पे मात्रक अपने ऐसे कैलकुलेट कर लें। तो 1/समय, यानी समय को किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे जितना कम से कम टाइम हो सके, तो कम से कम टाइम यहाँ पे ले लेते हैं अपने सेकंड। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सेकंड, यानी 1/सेकंड, या इसको क्या लिख सकते हो आप, सेकंड इनवर्स, क्योंकि सेकंड ऊपर जाएगा ये क्या आ जाएगा, -1। और इसी को बोलते हैं हर्ट्ज। क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि जो आपके पास मात्रक है इसका क्या बन जाएगा, हर्ट्ज। ठीक है, तो जो आपके पास सेकंड इनवर्स है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। तो यहाँ पे अपने डेफिनेशन लिख लेते हैं कि आपके पास डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन अपने पास कि एकांक समय में निश्चित बिंदु, ये वाला बिंदु, ठीक है, निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या, वही क्या कहलाएगी, आवृत्ति। क्या कहलाएगी, आवृत्ति। ठीक है, तो आवृत्ति का मात्रक ध्यान रखना अपने को, और इसको किससे शो करते हैं, म्यू से। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने तरंग की चाल, यानी स्पीड ऑफ वेव। तरंग की चाल, स्पीड ऑफ वेव। तो यहाँ पे बात करें तरंग की चाल, स्पीड, तो स्पीड का अपने पास फॉर्मूला बनेगा, तो अपने यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले तरंग द्वारा एकांक समय में तय दूरी। मैथ में जो अपने पास फॉर्मूला रहता है चाल का वही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा फर्क रह जाएगा तरंग का। ठीक है, तो तरंग द्वारा एकांक समय में तय दूरी, तो ये क्या कहलाएगी, तरंग की चाल। ठीक है, तो चाल बराबर हो जाएगा अपने पास तरंग दैर्ध्य बटा क्या हो जाएगा, समय। ठीक है, यानी एकांक समय में जितनी तय दूरी है वो क्या कहलाएगी, तरंग की चाल। ठीक है, तो इसका मात्रक कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या आपके पास मीटर और नीचे क्या है, सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये तो बात होगी यहाँ पे मात्रक की। उसके बाद यहाँ पे बात करें कि आपके पास तरंग दैर्ध्य, यहाँ से चाल निकल के आ जाएगी, यानी तरंग की जो चाल है, तरंग की चाल। अब एक चीज देखो यहाँ पे 1/t अपने क्या लिखते थे, आवृत्ति, यानी इसका मतलब जो तरंग दैर्ध्य है, और 1/t क्या हो जाएगा यहाँ पे, आवृत्ति। तो यहाँ पे आ जाएगा आवृत्ति। तो इसको किससे लिखते हैं अपने, c या v से। तो तरंग दैर्ध्य को किससे शो करते हैं, लैम्डा से, और लैम्डा और इंटो में क्या आ जाएगा आपके, आवृत्ति को किससे शो करते हैं, म्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अपने को तरंग दैर्ध्य यहाँ से निकाल सकते हैं अपने, तो लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से, तो c है, c के बटे में क्या आ जाएगा, म्यू, नहीं c/म्यू। ठीक है,
तो ये तो हो गया है आपके पास म्यू। और अपने को यहाँ पे आवृत्ति भी निकाल सकते हैं, यहाँ से जो आवृत्ति निकलेगी वो कितने निकलेगी, तो यहाँ पे अगर सी बटा लैम्डा, तो यहाँ से तरंग दैर्ध्य आ गया और यहाँ से क्या आ गई आवृत्ति, तो ये तो होगी तरंग की चाल। इसी तरह अपने बात करें और इसमें क्या आ जाएगा, एक आती है तरंग संख्या, तो बात करें अगले तरंग संख्या। वेव नंबर, तो वेव नंबर की बात करें यहाँ पे, तो देखो तरंग संख्या क्या होती है, तरंग संख्या इसका फॉर्मूला है 1 बटा तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ से जो डेफिनेशन बन जाएगी, तो यहाँ से डायग्राम से बात करें अपने, यहाँ पे कोई तरंग है और मान लेते हो उसकी लंबाई अपने यहाँ तक, यानी एकांक लंबाई। तो एकांक लंबाई में उपस्थित जितने भी आपके पास तरंग दैर्ध्य होंगे उनकी संख्या क्या कहलाएगी, तरंग संख्या। कैसे, जैसे मान लो ये सुरंग और गर्त बनाते अपने, ठीक है, तो यहाँ तक जो लंबाई है, यानी इसमें जो आने वाले आपके पास क्या है, लैम्डा, ठीक है। तो ये जो सुरंग और मध्य की दूरी है, यहाँ पे भी लैम्डा और यहाँ पे भी क्या होगा लैम्डा, यानी इसमें जितने भी आपके पास तरंग दैर्ध्य हैं उनकी संख्या क्या कहलाएगी, तरंग संख्या, ठीक है। तो तरंग संख्या को यहाँ पे म्यू बार से शो करते अपने, यह आ जाएगा 1 बटा लैम्डा, ठीक है, तरंग दैर्ध्य। मात्र क्या आ जाएगा, लैम्डा का अपनों ने बात की था कितना होता है मीटर, तो 1 बटा मीटर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये तो बात होगी मात्रा की। तो तरंग संख्या में अपने को बस यही ध्यान रखना है, तो यहाँ से अपने को डेफिनेशन ये ध्यान रखनी है कि एकांक लंबाई में उपस्थित तरंग दैर्ध्यों की संख्या वो क्या कहलाएगी आपके पास, तरंग संख्या, ठीक है। तो ये तो बात होगी किसकी, तरंग संख्या। तो अपनों ने बात की एक तो तरंग चाल और एक आवृत्ति और आयाम और कौन सा था अपने पास, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ फैक्ट है जो अपने को ध्यान रखने हैं, ठीक है, आसान है, छोटी छोटी डेफिनेशन है, तो अपने को ये भी याद रहनी चाहिए। उसके बाद अपने पास एक टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव, इससे ही जुड़ा हुआ टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, जिसको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, एक जैसे धातु होता है, कोई भी सक्रिय धातु है और इसको अपने अटैच करते हैं किससे, बैटरी से, ठीक है, ये यहाँ पे बैटरी से इसको क्या कर दिया, अटैच। अब इसमें क्या होता है जो अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या है कि कोई भी जैसे मान लो आपतित प्रकाश है, इस पर क्या होगा, कोई भी प्रकाश गिर रहा है और जैसे ही प्रकाश गिरा तो यहाँ से क्या उत्सर्जन होगा, तो यहाँ से निष्कासित होंगे क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ से क्या निष्कासित होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो ये निकल गए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और ये यहाँ पे क्या, आपतित प्रकाश। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या है, तो इसमें एक तो बात करें कि आपके पास जो ये उच्च सक्रिय धातु ये कौन कौन से हो सकते हैं, तो अपने को ध्यान रखना है जो उच्च सक्रिय धातु है, उच्च सक्रिय धातु, और ये सारे काम मिल जाएंगे आपको ग्रुप ए में, ठीक है, जिसमें आपके पास लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और कौन सा हो गया, रुबीडियम हो गया और सीजियम हो गया, ठीक है। ये उच्च सक्रिय धातु हैं जो अपने को यहाँ पे यूज करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपके पास बात करें कि आपके पास जैसे आपतित प्रकाश गिर रहा है और उसके जस्ट क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इसमें टाइम कितना लग रहा है, तो इसमें जो समय अंतराल रहता है, कि जो समय अंतराल की बात करें वो कितना रहता है, 0, ठीक है, यानी जैसे ही प्रकाश पड़ा जैसे वो क्या निकल गया आपके, इलेक्ट्रॉन बाहर, ठीक है। तो ये अपने बात करें कि इनको खोजा किसने, यानी इनके बारे में बताया किसने, तो ध्यान रखना किन्होंने बताया, हर्ट्ज ने, ठीक है, हर्ट्ज ने। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। और इसमें क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन की जो संख्या वो किस पर डिपेंड करती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या डिपेंड करती है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, यानी आपतित प्रकाश की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी उतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर मान लो जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो डिपेंड करेगा किस पे, आपतित प्रकाश पर। अगर कम होगा, ठीक है, तो वो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या निकलेंगे, कम ही बाहर निकलेंगे, ठीक है।
इसका मतलब ये कह सकते हैं अपने कि जितने ज़्यादा आपतित प्रकाश की तीव्रता होगी उतने इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, ज़्यादा। ठीक है। और एक बात करें कि इसके लिए कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए न्यूनतम आवृत्ति क्या कहलाती है, यानी इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए न्यूनतम जो आवृत्ति है वो क्या कहलाएगी, उसको कहते हैं देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं, म्यू नॉट से, इसको बोलते हैं म्यू नॉट। ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितने अपने पास न्यूनतम आवृत्ति चाहिए उसको ही क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति। ठीक है, जिसको बोलते हैं। तो ये तो बात होगी जो अपनों ने आज बात की प्रकाश विद्युत प्रभाव की। ठीक है, कल अपने बात करेंगे प्लांक के बारे में, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, उसके बाद बात करेंगे अपन हाइजेन का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।